हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स। तो हिस्ट्री की सीरीज़ में आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले कुछ टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यहाँ से शुरू होता है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं सदी, जिसको 1801 से 1899 में कहा जा सकता है। तो 19वीं सदी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे वो विशेषतः नारी सुधार पर बल दिया गया था उनमें। तो 19वीं सदी में तो नारी सुधार पर बल दिया गया था और 20वीं सदी में निम्न जाति सुधार पर बल दिया गया था। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण भी कह देते हैं इसको। जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन आंदोलन है उसको हम सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण या भारतीय पुनर्जागरण भी कह देते हैं। 19वीं सदी में 1801 से 1899 में ऐसी कौन सी रीतियाँ थी जो समाज में कुरीतियाँ बन गई थी, जिसकी वजह से ये धार्मिक आंदोलन चलाना पड़ा था। तो ये कुरीतियाँ थी जैसे कि 19वीं सदी में खासतौर से जो नारी सुधार पर बल दिया गया था। जैसे हमने देखा तो नारी से संबंधित यानी कि वुमेन से संबंधित कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो समाज में कुरीतियाँ का रूप ले चुकी थी। जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, डाकन प्रथा, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब ऐसी कुरीतियाँ थीं जिसकी वजह से सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन ने जन्म लिया। उसके बाद 19वीं सदी में यह आंदोलन क्यों हुआ और बंगाल से ही क्यों हुआ था। तो बंगाल से शुरू हुआ था क्योंकि ब्रिटिश ने सबसे ज़्यादा शोषण कहाँ किया था, बंगाल में। क्योंकि बंगाल राजस्व की दृष्टि से सबसे अच्छा प्रोविंस कहा जा सकता था हम। और पत्रकारिता भी बंगाल से शुरू हुई थी। ब्रिटिश का हित निहित था बंगाल से क्योंकि अच्छा खासा रेवेन्यू आता था। ब्रिटिश शासन में नए सुधार भी बंगाल से ही शुरू हुए थे। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी सबसे पहले बंगाल में आया था। और आधुनिक युवा जो पाश्चात्य शिक्षा से एजुकेटेड था तो उसमें क्या होता, उसमें जागरूकता आई थी सबसे पहले। तो इसलिए ये बंगाल से ही शुरू हुआ था। अब इसमें सबसे पहले नाम आता है राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 या 1774, तो इसमें संशय है थोड़ा सा, तो ये देख लेना। तो लगभग 1772 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तब राधानगर बंगाल में हुआ था जन्म राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो राधानगर बंगाल में हुआ था। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। तो राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और जन्म इनका राधानगर बंगाल में हुआ था। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। उपनाम इनका क्या था, तो इन्हें आधुनिक भारत का पहला नेता कह देते हैं। जैसे कि हम ये आंदोलन पढ़ रहे हैं जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, तो इसमें सबसे पहला नाम हमने किसका पढ़ा है, राजा राम मोहन राय का। तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला नेता कह देते हैं। भूत एवं भविष्य के मध्य सेतु भी कह देते हैं। भूत का मतलब है भारतीय संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है उसको हमने यहाँ भूत दिखाया है, और भविष्य को कहा है पाश्चात्य संस्कृति। तो दोनों ही संस्कृति का मिला जुला कल्चर इनका जो है राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था। यानी कि ये मॉडर्न मैन के नाम से जाने जाते हैं। भूत एवं भविष्य के मध्य सेतु का काम किया था इन्होंने। नेक्स्ट इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण यहीं से शुरू होता है, राजा राम मोहन राय से। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इनके कौन कौन से पत्र थे, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और ब्रह्मिकल मैगजीन। तो संवाद कौमुदी तो बंगाली भाषा में लिखी गई थी, मिरातुल अखबार जो है वो फ़ारसी भाषा का था, और ब्रह्मिकल मैगजीन तीसरी है। तो ये भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत के नाम से भी जाने जाती हैं। युगदूत, जो राजा राम मोहन राय हैं इन्हें युगदूत की संज्ञा किसने दी थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत भी कहा था। युग का दूत एक तरह से कह सकते हैं। 1803 से 1811 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी की थी राजा राम मोहन राय ने। इसी दौरान 1809 में तोहफ़ात उल मुवाहिद्दीन एक बुक लिखी थी, फ़ारसी भाषा की में लिखी थी ये बुक। अच्छा, राजा राम मोहन राय को ऐसा कहते हैं काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था। तो उस समय मुग़ल साम्राज्य जो था उसकी भाषा फ़ारसी थी, तो इसलिए इन्होंने तोहफ़ात उल मुवाहिद्दीन एक बुक लिखी जो फ़ारसी भाषा की बुक है, जिसका मतलब है बहुदेव का विरोध। मतलब जो एक से ज़्यादा देवताओं का मानते हैं तो उसका विरोध किया था इन्होंने, एकेश्वरवाद पर बल दिया था। तो इसका ही एक हिंदी वर्ज़न आया था, उसको हम एकेश्वरवादियों का उपहार कह देते हैं। और इंग्लिश वर्ज़न जो है तोहफ़ात उल मुवाहिद्दीन का, उसको द गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। मोनोथीस्ट मतलब एक ईश्वर को मानने वाला।
तो द गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इंग्लिश वर्जन है इसका, और हिंदी वर्जन एक ईश्वरवादियों का उपहार 1809 में इनकी बुक आई थी। तोहफ़ात उल मुवाहिदीन फ़ारसी भाषा की बुक थी। 1811 में एक घटना हुई थी जिससे इनकी ज़िंदगी पूरी बदल गई। इनके बड़े भाई थे जगमोहन, उनका निधन हो गया था। तो राजा राम मोहन का जो बड़े भाई का नाम था वो जगमोहन था, और इनका निधन हो गया था। तो इनकी भाभी थी अलका मंजरी, उन्हें सती किया जा रहा था। तो सती किया जा रहा था तो ये देख के बहुत भावुक हो गए और इन्होंने इसको मर्डर कहा। एक तरह से ये सती नहीं मर्डर कहा इन्होंने। सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है वो 510 के एरन अभिलेख में मिलता है। तो एरन अभिलेख में भानुगुप्त जो है उसका सेनापति था भोजराज, इसकी पत्नी को सती किया गया था। तो एरन अभिलेख में इसका उल्लेख सबसे पहले मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख 510 के एरन अभिलेख में, इसमें भानुगुप्त की का जो सेनापति था भोजराज, इसकी पत्नी को सती किया गया था। तो राजा राम मोहन राय ने 1811 में देखा कि उनकी भाभी को सती किया जा रहा था, तो उन्होंने यहीं से ठान ली थी कि इसको अंत करना है, सती प्रथा का मुझे अंत करना है। तो 1829 में 17वां अधिनियम पास हुआ जिससे सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो बेंटिक के शासनकाल की बात है ये 1829 में। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना एकेश्वरवाद का प्रचार के लिए की थी, मतलब एक ईश्वर, एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर को मानने वाले। तो इसका एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी, और उसके बाद वेदांत मतलब उपनिषद की ओर ज़्यादा बल दिया था इन्होंने। और 1817 में हिंदू कॉलेज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की थी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ चुका है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में राजा राम मोहन राय ने किसके साथ मिलकर की थी, तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। ये हम पहले देख चुके थे। तो अभी यहाँ से दोबारा डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। ये हेयर है, हेयर इस तरह लिखा जाएगा। तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में 1817 में की थी। तो यहीं से एक और नाम आता है डेविड हेयर। हिंदू कॉलेज जो है तो उसमें सबसे कम उम्र के एक प्रोफेसर थे हेनरी विवियन डेरोजियो, इनका नाम आता है। तो ये एंग्लो इंडियन थे, इनकी माँ तो इंडियन थी और इनके जो पिता थे वो अंग्रेज थे। तो हिंदू कॉलेज के ये लेक्चरर थे, बहुत कम उम्र में बन गए थे ये हिंदू कॉलेज के लेक्चरर, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। 1826 से 31 तक ये लेक्चरर रहे थे। इनका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि जो है वो हेनरी विवियन डेरोजियो को माना जाता है। अब यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और हिंदू कॉलेज के ही ये सबसे कम उम्र के प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, तो इसलिए इनका नाम यहाँ पढ़ रहे हैं हम। आधुनिक भारत के पहला राष्ट्रवादी कवि, यानी कि जो राष्ट्रवाद जिनकी कविता में झलकता है तो वो सबसे पहले हेनरी विवियन डेरोजियो की कविताओं में दिखाई देता है। यंग बंगाल मूवमेंट भी शुरू किया था इन्होंने। उसके बाद महिला शिक्षा के हिमायती थे ये, तो इनका नाम महिला शिक्षा और यंग बंगाल मूवमेंट में आता है। आधुनिक शिक्षा का पहला राष्ट्रवादी कवि में भी इनका नाम आता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1820 में परसेप्ट्स ऑफ जीसस बुक लिखी, जिसमें जो क्रिश्चियन धर्म है तो उसमें जो व्याप्त बुराइयां थी उनको उन्होंने उजागर किया था इस बुक में, परसेप्ट ऑफ जीसस बुक में, परसेप्ट ऑफ जीसस। फिर 1821 में संवाद कौमुदी बुक लिखी थी, बंगाली, जो हम देख चुके हैं, बंगाली भाषा में लिखी थी संवाद कौमुदी। 1822 में मिरातुल अखबार आया था इनका, फ़ारसी भाषा में जो था। उसके बाद ब्रह्मिकल मैगजीन आई थी। फिर 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। फिर 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में की थी, 1828 में। उसके बाद 1830 में जो ब्रह्म सभा है वही ब्रह्म समाज आगे जाके बन गया था। तो ये ब्रह्म सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना था, जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करना, एकेश्वरवाद पर बल देना, मानवीय प्रतिष्ठा पर बल देना, समाज में जो फैली कुरीतियाँ हैं उसका विरोध करना, जैसे सती प्रथा वगैरह। 1833 में इंग्लैंड में ये गए थे। तो इंग्लैंड में गए थे ये, अकबर द्वितीय ने भेजा था इन्हें, अपनी पेंशन से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो उसके लिए भेजा था। तो 510 कारपेंटर निवास में ये गए थे वहाँ इंग्लैंड में। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लिया है यहाँ कि 510 कारपेंटर सेक्टर निवास था इनका इंग्लैंड में, तो वहाँ गए थे ये। तो पहले क्या काम हुआ था, ये ब्रिस्टल में इनका निधन हो गया था, वहीं इन्हें दफना दिया गया था। तो ब्रिस्टल में ही इन्हें दफना दिया गया था। तो यहाँ से कुछ बातें सामने आती हैं, जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, संस्थापक कौन है, राजा राम मोहन राय। इसके बाद जब ये इंग्लैंड चले गए थे तो 1830 से 1833 तक रामचंद्र बघीश ने
जो राजा राम मोहन राय था इनके स्थान पर ब्रह्म समाज को संभाले रखा था। तब ब्रिटिश चले गए थे, उसके बाद रामचंद्र बघेल ने संभाला था ब्रह्म समाज को। उसके बाद रामचंद्र बघेल के बाद 1833 के बाद 1833 से 43 तक द्वारका नाथ ने संभाला था। द्वारका नाथ के बाद फिर आए 1843 में जोड़े थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर ने जुड़ने से पहले 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में ब्रह्म समाज से जुड़ने से पहले ही कर दी थी। तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर के काल की घटना है कि ब्रह्म समाज में जब देवेंद्र नाथ टैगोर बागडोर संभाले हुए थे ब्रह्म समाज की, तो इन्होंने आचार्य नियुक्त किया था ब्रह्म समाज का केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया था, लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो खुले दिल के व्यक्ति थे। ये इन्होंने ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाना चाहा, लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे उनका और इनका ईगो क्लैश करता था, यानी कि उनकी इनसे विचार पूरे तरह से बनते नहीं थे, एक तरह से ये कह सकते हैं हम। तो इस तरह 1865 में जो है वो ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है, और केशव चंद्र सेन जो है तो उससे प्रभावित होकर वेद समाज और प्रार्थना समाज, दो अन्य समुदाय का निर्माण होता है। तो वेद समाज और प्रार्थना समाज का जो है वो निर्माण जो है वो स्थापना केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर की गई थी। 1865 में इनमें विभाजन हो जाता है। तो विभाजन जो हो जाता है वो देवेंद्र नाथ टैगोर तो आदि ब्रह्म समाज, पुराना वाला जो ब्रह्म समाज था उसको कहते हैं आदि ब्रह्म समाज को ही बनाए रखा, लेकिन केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, मतलब ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाना का उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज जो पुराना वाला ब्रह्म समाज था उसको पुराने रूप में ही बनाए रखने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज को बनाए रखा। बंगाल एवं बाहर जाकर भी प्रसार किया इन्होंने, किसने? केशव चंद्र सेन ने। और इन्हीं की प्रेरणा से वेद समाज और प्रार्थना समाज का निर्माण हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं हम कि जब ब्रह्म समाज की जो बागडोर थी वो राजा राम मोहन राय के हाथों में थी। इसके बाद ये जब इंग्लैंड चले गए तो बागडोर रामचंद्र बघेल के हाथों में आ गई। उसके बाद द्वारका नाथ के हाथों में आ गई। द्वारका नाथ के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर के हाथों में आ गई। तो देवेंद्र नाथ ने आचार्य नियुक्त किया था केशव चंद्र सेन को, लेकिन इनमें बनी नहीं। तो 1865 में विभाजन हो जाता है, जिसमें जो देवेंद्र नाथ थे उन्होंने आदि ब्रह्म समाज को बनाए रखा और केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का निर्माण कर दिया। केशव चंद्र सेन है इन्हीं से प्रभावित होकर 1864 में तो वेद समाज का निर्माण मद्रास में किया गया था। और वेद समाज के जो संस्थापक हैं वो मद्रास में कौन थे? श्री धरालू नायडू। तो श्री धरालू नायडू जो हैं उन्होंने तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में की थी 1864 में केशव चंद्र के विचारों से प्रभावित होकर। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष में अपने समाज को फैला रहे थे ब्रह्म समाज को, तो इसलिए इन्हीं के जो विचार थे उन्हीं से प्रेरित होकर 1864 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में किसने की थी? श्री धरालू नायडू ने की थी। और 1861 में इनके विचारों से प्रभावित होकर बम्बई में प्रार्थना समाज का निर्माण किसने किया था? रानाडे और पांडुरंग, मतलब महात्मा गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग, तो इनका नाम आपने सुना होगा। तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उसके बाद भारतवर्षीय जो ब्रह्म समाज है वो 1872 में क्या होता है कि 1872 में इन्होंने अपने जो भारतवर्षीय जो ब्रह्म समाज था उसी के अंतर्गत एक नियम लाए जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम कहा जाता है। तो ब्रह्म विवाह अधिनियम के तहत इन्होंने जो कम उम्र की लड़कियां लड़के थे उनकी शादी पर प्रतिबंध लगाया था। तो कुछ आयु निर्धारित की होगी। तो कहा जाता है ऐसा कि केशव चंद्र सेन ने अपनी ही 12 वर्षीय पुत्री का विवाह किसी राजा से कर दिया था। तो अपने ही जो बनाया गया नियम था इसका उल्लंघन कर दिया था। तो इससे इन्हीं के समाज के लोग जो थे वो नाराज हुए थे और इनसे हटकर साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण 1878 में कर दिया गया। किसके द्वारा? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस द्वारा। तो ये इतनी बातें वैसे याद रखनी नहीं है, लेकिन फिर भी पूरा पढ़ाना तो खैर वो मजबूरी है, क्योंकि कुछ कुछ नाम केशव चंद्र सेन का आता है कहीं कहीं जगह। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का निर्माण किया था 1872 में। इन्हीं की जो विचार थे, यानी कि इन्हीं की जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, इन्हीं के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक नियम लाए थे ये। तो अपने समाज के लोगों में ही
ब्रह्म विवाह अधिनियम को खुद ने ही तोड़ दिया। तो इनसे हटकर शिव नारायण शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने 1878 में साधारण ब्रह्म समाज का निर्माण किया था। फिर जो याद रखने वाली बातें हैं वो कुछ इस तरह हैं कि 1865 में तो जो ब्रह्म समाज था उसका विभाजन हो गया था। तो आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में था और केशव चंद्र के हाथों में भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। इसके बाद 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम आया था, ये याद रखना है। उसके बाद जो 1865 में विभाजन हुआ था ब्रह्म समाज का, तो इससे पहले और इससे बाद में ये दो समाज और आए थे, वेद समाज और प्रार्थना समाज। तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन से के विचारों से प्रभावित होकर ही की गई थी। 1864 में तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई थी, संस्थापक श्री धरालू नायडू थे। और 1867 में जो बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी वो महात्मा गोविंद रानाडे और पांडुरंग ने की थी। इसके बाद दूसरा नाम आता है आधुनिक भारत के इतिहास में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन थे, तो उसमें दूसरा इम्पोर्टेंट नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो ये क्रम से देख रहे हैं, सबसे पहले आए थे राजा राम मोहन राय, इसके बाद आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का काल जो है वो 1820 से 1891 तक रहा, 1891 तक रहा। इनका जन्म मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था, 1820 में हुआ था। तो मेदिनीपुर बंगाल में 1820 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ था, मेदिनीपुर बंगाल में। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय इनका वास्तविक नाम था। 1839 में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की थी, यानी कि काफ़ी कम उम्र में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 1841 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो संस्कृत कॉलेज था, मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज होते थे, तो उसमें एक संस्कृत कॉलेज जो था, तो संस्कृत विभाग के प्रमुख बने थे ये इतनी सी उम्र में, यानी कि 1841 में, मात्र 21 वर्ष की उम्र में ये विभाग के संस्कृत विभाग के प्रमुख बन गए थे। बाद में प्रिंसिपल भी बने इसी स्कूल में। संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक इन्होंने खोजी थी, तो संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, तो संस्कृत पढ़ाने की एक नई तकनीक इन्होंने खोजी थी। और संस्कृत पढ़ने के दरवाजे गैर ब्राह्मणों के लिए भी खोले थे इन्होंने। जो ब्राह्मण नहीं था, पहले ऐसा होता कि केवल संस्कृत जो है थे वो ब्राह्मण लोग पढ़ सकते थे, लेकिन इन्होंने संस्कृत पढ़ने के रास्ते जो है वो अन्य जातियों के लिए भी खोले। बंगाली अक्षरों को पढ़ाने के लिए इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो बंगाली अक्षरों को पढ़ने के लिए आधुनिक बंगाली भाषा का जनक कहा जाता है इन्हें। इन्होंने वर्णों परिचय एक बुक लिखी थी, वर्णों परिचय नामक पुस्तक लिखी थी कलकत्ता में। और इन्होंने और भी काम है इनके, जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की स्थापना भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। तो संस्कृत के विद्वान तो थे ही ये, साथ साथ जो बंगाली भाषा को पढ़ाने के लिए नए एक तकनीक का विकास किया था इन्होंने, और बुक लिखी थी वर्णों परिचय कलकत्ता में। और महिलाओं के लिए इन्होंने मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भी स्थापना की थी। और आधुनिक बंगाली भाषा का जनक अगर पूछा जाए तो, क्योंकि बंगाली भाषा के लिए इन्होंने जो अक्षर थे उनको पढ़ने के लिए नई तरह की तकनीक की विकास किया था, और वर्णों परिचय बुक भी लिखी थी इसके लिए। तो वर्णों परिचय बुक किसके लिए थी, बंगाली भाषा के अक्षरों को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। वर्णों परिचय बुक तो बंगाली भाषा के लिए लिखी थी इन्होंने। उसके बाद 1849 में बैथुन के सहयोग से कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बैथुन कॉलेज के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर बाल विवाह विरोध उन्हीं के प्रयासों से 40 से अधिक मतलब बालिका विद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। यानी कि कहीं ना कहीं ये बालिकाओं के जो एजुकेशन है उनको भी बढ़ावा देते थे। तो 1849 में इन्होंने बैथुन के सहयोग से एक कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे बैथुन कॉलेज कहा जाता है, जिसमें महिला शिक्षा को प्रोत्साहन मिला था। बाद में इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था, और उन्हीं के प्रयासों से, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, इन्हीं के प्रयासों से फिर 40 बालिका विद्यालय भी खोले थे। मेट्रोपॉलिटन कॉलेज भी खोले थे उन्होंने, फिर बालिका विद्यालय भी खोले। बैथुन कॉलेज की भी स्थापना महिलाओं के लिए की थी, यानी कि महिला शिक्षा के ये प्रणेता थे एक तरह से। 1860 में एज ऑफ कंसेंट कानून पास हुआ था। 10 वर्ष से कम बालिका का विवाह कानूनी अपराध माना गया इसमें। तो एज ऑफ कंसेंट में 10 वर्ष से कम जो बालिका है उसका विवाह करना कानूनी अपराध माना गया। तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही सफल हो सका। उसके बाद इनकी एक बुक है सोम प्रकाश जो है पेपर को सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित किया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है उसके द्वारा सोम प्रकाश को सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया। और सोम प्रकाश किसका था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एक पेपर था। विडो रीमैरिज बुक लिखी थी इन्होंने। विडो रीमैरिज मतलब
जो विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, तो विधवा का पुनर्विवाह हो सके तो इसके लिए इन्होंने प्रोत्साहन किया था। कहते हैं इन्होंने अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से की थी, तो इस तरह इन्होंने प्रोत्साहन किया था। क्या हुआ था आगे, संस्कृत, यानी कि इनके बारे में और कुछ बातें जानिए। जैसे हमने देखा संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और संस्कृत पढ़ाने के लिए जो रास्ते थे वो गैर ब्राह्मणों के लिए भी दरवाजे खोले थे। इसके बाद विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज बुक लिखी थी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह के ये समर्थक थे। एज ऑफ कंसेंट जो नियम आया था जिसमें बालिकाओं के विवाह की आयु 10 वर्ष से कम, मतलब 10 वर्ष से कम जो बालिकाएं उसका विवाह करना प्रतिबंध किया गया। एज ऑफ कंसेंट जिसे कहते थे 1860 में पास हुआ था इन्हीं के सहयोग से। उसके बाद बालिका विद्यालय खोले थे जिसे बैथून कॉलेज के नाम से जाना जाता है, तो बालिका शिक्षा के लिए भी इन्होंने काम किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया इन्हीं के सहयोग से 1856 में आया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयास से पास हुआ। नारी शिक्षा का प्रोत्साहन किया तभी तो इन्होंने बैथून कॉलेज की स्थापना की थी। और ऑर्गेनाइज्ड ए फंड कॉल्ड नारी शिक्षा भंडार, तो नारी शिक्षा के लिए एक फ़ंड भी जारी किया था जिसे नारी शिक्षा भंडार के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक बार में हम देखें ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, तो इनका जन्म 1820 में हुआ था। 1891 में इनकी मृत्यु हुई थी। मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। नाम इनका असली जो था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। 1839 में कानून की पढ़ाई पूरी की और 1841 में ये फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रमुख बने थे। संस्कृत पढ़ाने की नई तकनीक और गैर ब्राह्मणों के लिए संस्कृत पढ़ने के दरवाजे खोले थे। बंगाली अक्षरों को पढ़ाने के लिए आधुनिक बंगाली भाषा का जनक कहा जाता है इन्हें, और वर्णों परिचय बुक लिखी थी। साथ ही महिलाओं के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉलेज की भी स्थापना की थी। वर्णों परिचय बुक किसकी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। 1849 में बैथून के सहयोग से बैथून कॉलेज की स्थापना की थी महिलाओं के लिए। इन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था इन्हीं के सहयोग से 1860 में एज ऑफ कंसेंट कानून पास हुआ था, जिसमें 10 वर्ष से कम जो बालिका है वो विवाह करना कानूनी अपराध माना गया। सोम प्रकाश बुक लिखी थी इन्होंने, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, जो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा प्रतिबंधित की गई। विडो रीमैरिज बुक भी लिखी थी इन्होंने ही, तो इनका ये योगदान रहा है। फिर नेक्स्ट जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था और उस समय जो गुजरात का काठियावाड़ इलाका था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ था इनका जन्म, गुजरात के काठियावाड़ में। मूल नाम इनका मूल शंकर था। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया। इनके आरंभिक गुरु पूर्णानंद थे, दयानंद सरस्वती का नाम दिया था। तो स्वामी दयानंद यानी कि मूल शंकर जो थे उनके आरंभिक गुरु पूर्णानंद ने ही मूल शंकर को दयानंद सरस्वती का नाम दिया था, तब से ये स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद भारत का मार्टिन लूथर भी स्वामी दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। बाद में इनके गुरु विरजानंद बने जिनसे इन्हें शिक्षा प्राप्त हुई। नेक्स्ट वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, हिंदू धर्म एवं संस्कृति के मूल रूप में स्थापित करने के लिए। मतलब इन्होंने क्या काम किया था, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी और संस्कृति को मूल रूप में स्थापित करने के लिए काम किया था इन्होंने। तभी इन्होंने कहा था हिंदू धर्म एवं संस्कृति का जो मूल रूप है वो वेद है, तो वेदों की ओर लौटो इन्होंने नारा दिया था। 1863 में पाखंड खंडनी पताका फहराई थी आगरा में, तो ये इंपॉर्टेंट है। पाखंड खंडनी पताका यानी कि पाखंड का खंडन किया था उन्होंने, जो भी पाखंड आडंबर थे उनका विरोध करने के लिए पाखंड खंडनी पताका कहाँ फहराई थी, आगरा में। और कब, 1863 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो पहले बॉम्बे में था, बाद में लाहौर में, फिर दिल्ली में और लास्ट में अजमेर में सेटल हो गया था। आर्य समाज जो है उत्तर भारत का पहला जो है वो पंजाब और पश्चिमी यूपी में फैलाया था। आर्य समाज को उत्तर भारत का जो पहला मुख्यालय या फिर उत्तर भारत में जो फैलाया आर्य समाज को, वो पंजाब और पश्चिमी यूपी में इसका ज़्यादा प्रभाव था आर्य समाज का। उत्तर भारत में कहाँ काम किया था, ये पंजाब और यूपी में काम किया था, ये लिखा भी है उत्तर भारत में। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, लेकिन वर्ण व्यवस्था को बनाए रखा था ताकि जो
समाज है वो व्यवस्थित रूप से चल सके, इसके लिए वर्ण वर्ण व्यवस्था का तो समर्थन किया था, जो कि वेदों में जिसका वर्णन किया गया है वर्ण व्यवस्था का, लेकिन जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था और छुआछूत पर प्रहार किया था। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, यानी कि जो भी हिंदू से क्रिश्चियन धर्म अपना रहे थे, तो उन्हें बताया कि हिंदू धर्म से सर्वश्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है, तो आप अपने धर्म में वापस आओ, इसमें बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता है बस। तो हिंदू धर्म जो है उसमें वापस हिंदू धर्म में लाना इनका उद्देश्य था। जो भी कन्वर्टेड हिंदूज थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। उसके बाद इंडिया अनरेस्ट बुक लिखी थी एक, जो कि वैलेंटाइन शिरोल की बुक है। तो वैलेंटाइन शिरोल, यहाँ नाम भी लिखा है वैलेंटाइन चिरोल या शिरोल। तो वैलेंटाइन शिरोल ने, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, सॉरी एक सेकंड, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, तो उनका जो आर्य समाज था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो स्थापित आर्य समाज था उसको उत्तरदायी माना सांप्रदायिकता के लिए, यानी कि सांप्रदायिक जो भी दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम में, तो वो सांप्रदायिकता कहलाता है। और सांप्रदायिकता के लिए आर्य समाज को इन्होंने रेस्पॉन्सिबल माना कि जो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये सांप्रदायिकता फैला रहा है कहीं ना कहीं। और ये किस बुक में वर्णन किया गया था? इंडिया अनरेस्ट में। और इंडिया अनरेस्ट बुक किसकी थी? वैलेंटाइन शिरोल की। तो धर्म परिवर्तन के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। सबसे पहले इन्होंने मांग की थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्वदेशी शासन का इन्होंने समर्थन किया था। पहला समाज सुधारक था जिसने स्वदेशी की वकालत की थी। तो स्वदेशी का समर्थन किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। सेवा समिति का गठन किया था, गौ सेवा समिति। तो गौ सेवा के लिए भी ये जाने जाते हैं। बाद में आर्य समाज, जब इनका निधन हो गया दयानंद सरस्वती का, तो आर्य समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक जो वैदिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, और दूसरा जो भारतीय वैदिक संस्कृति को मानते थे पूरी तरह से। तो पहले में तो जो पाश्चात्य प्लस वैदिक दोनों शिक्षा का समर्थन किया था, तो उसमें आता है लाला लाजपत राय और हंसराज का नाम। तो इन्होंने किसकी स्थापना की थी? डीएवी मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी लाहौर में। तो लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की थी, डीएवी कॉलेज लाहौर में, लाला लाजपत राय और हंसराज ने मिलकर। लेकिन दूसरा जो पक्ष था वो भारतीय केवल वैदिक शिक्षा को मानता था। 1902 में इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। हरिद्वार में पहला गुरुकुल स्थापित किया था, जो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम ने स्थापित किया था। तो स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम का नाम कहाँ आता है? गुरुकुल की स्थापना के लिए हरिद्वार में पहला गुरुकुल स्थापित किया था 1902 में, जो भारतीय वैदिक जो शिक्षा है उसका समर्थक था। तो जल्दी से हम एक बार और स्वामी दयानंद सरस्वती को देख लेते हैं। जन्म इनका 1824 में हुआ था। मूलशंकर नाम था जन्म इनका। गुजरात के काठियावाड़ में हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगता था ये। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के जो आरंभिक गुरु थे वो पूर्णानंद थे। बाद में गुरु इनके विरजानंद हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति को मूल रूप में स्थापित करने के लिए प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। 1863 में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी आगरा में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में की थी। छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया था, लेकिन वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था इन्होंने। पुस्तक इनकी सत्यार्थ प्रकाश है, स्वामी दयानंद सरस्वती की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए हिंदू धर्म को अपने मूल रूप में स्थापित करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिससे जो कन्वर्टेड हिंदूज थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जाए, इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था। इन्हें सबसे पहले इन्होंने मांग की थी हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। स्वदेशी शासन का ये समर्थक थे। गौ सेवा समिति का इन्होंने गठन किया था। इनके मरने के बाद में आर्य समाज का जब इनका निधन हो गया तो दो भागों में विभाजन हो गया। पाश्चात्य प्लस वैदिक के समर्थक में आते हैं हंसराज और लाला लाजपत राय, जिन्होंने डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में की थी। डीएवी कॉलेज क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। दयानंद जो थे वो वैदिक शिक्षा और एंग्लो भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो उसमें
लाला लाजपत राय और हंसराज का नाम आता है। और दूसरा जो पक्ष था वो भारतीय वैदिक शिक्षा का समर्थक था, जिसके लिए गुरुकुल की स्थापना 1902 में की गई थी, श्रद्धानंद और मुंशीराम द्वारा। अब जो चौथा जो इम्पोर्टेंट नाम है वो स्वामी विवेकानंद का है। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनका जो मूल नाम था वो नरेंद्र दत्त था और इनका जन्म जो है वो 1863 में हुआ था और मृत्यु 1902 में हुई थी। यानी कि चौथे नंबर पे आते हैं स्वामी विवेकानंद, जिनका मूल नाम तो नरेंद्र नाथ दत्त था और 1863 में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण जो परमहंस थे वो दक्षिणेश्वर का मंदिर था। दक्षिणेश्वर मंदिर जो है वो कालका माता का मंदिर है। तो कालका माता के जो दक्षिणेश्वर मंदिर था उसमें पुजारी थे कौन? रामकृष्ण परमहंस, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो मानवता की सेवा को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना। ये माना कि मानवता जो सेवा है, मानवता की सेवा, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने त्याग, ध्यान और सेवा, इस पर ज़्यादा बल दिया। मतलब पहले त्याग करो, फिर ध्यान लगा पाओगे, त्याग करने के बाद ही आपका ध्यान लगेगा और तभी आप निस्वार्थ सेवा कर पाओगे मानवता की। तो इन्हें क्या कहा जाता है? त्याग, ध्यान और सेवा की मूर्ति किन्हें कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस किन के गुरु थे? तो वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया था? तो खेतड़ी, राजस्थान, झुंझुनू में एक जगह है, तो उनके राजा, खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने इन्हें स्वामी विवेकानंद नाम दिया था। वैसे इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। 1863 में इनका जन्म हुआ था। विरोध किसका किया इन्होंने? पाखंड का, अंधविश्वास का और अस्पृश्यता का अंत किया। इन्होंने कहा मेरा धर्म रसोई घर में बंद हो गया है, तो ये कहा था इन्होंने। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो सभी धर्मों के लोग यहाँ आए थे, तो उनका एक भाषण हुआ था जिस भाषण में स्वामी विवेकानंद ने भाइयों और बहनों कहकर सबसे पहले संबोधित किया था, जिससे पहला वर्ड सुनते ही पूरे देश के लोग, पूरे मतलब जो भी विदेशों के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये वर्ड सुनकर। भाइयों और बहनों जो आज आप लोग सुनते हो वो स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ये भाग लिया था। फिर इसके बाद 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की थी। और वेदांत सोसाइटी की स्थापना कहाँ की थी? न्यूयॉर्क में की थी। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है और न्यूयॉर्क में ही 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस की स्थापना कैसे की थी इन्होंने? तो इनके जो गुरु थे रामकृष्ण, उनका उद्देश्य क्या था? मानवता की सेवा सर्वश्रेष्ठ धर्म माना था। तो बंगाल में 12 नगर में मानवता की सेवा हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिसकी 2 ब्रांच थी, एक वेल्लोर तमिलनाडु में और दूसरी अल्मोड़ा उत्तराखंड में। 1899 में दूसरी बार इन्होंने सेकंड टाइम यूएसए गए थे और दूसरी बार यूएसए ये कब गए थे? 1899 में। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ है 1897, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी बंगाल के 12 नगर में। फिर सेकंड टाइम यूएसए 1899 में गए थे और वेदांत सोसाइटी की एक नई ब्रांच, कई ब्रांच खोली इन्होंने, कहाँ? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है? यूएसए में। जब सेकंड टाइम यूएसए गए थे तब इन्होंने वेदांत सोसाइटी की कई ब्रांच कैलिफोर्निया में खोली थी। 1900 में फिर ये सेकंड विश्व धर्म सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था उसमें भी भाग लिया था इन्होंने। तो पेरिस में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरा जो विश्व धर्म सम्मेलन था वो पेरिस में हुआ था, पेरिस फ्रांस में, और 1900 में इन्होंने इसमें भाग लिया था। 1902 में इनका निधन हो जाता है। इनकी शिष्या थी एक सिस्टर निवेदिता। तो ये पूछा जाता है इनकी शिष्या का नाम क्या था? सिस्टर निवेदिता। मैं समाजवादी हूँ, ये बुक किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी। तो स्वामी विवेकानंद की बुक है मैं समाजवादी हूँ। अन्य इनकी बुक है राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी। राजयोग, कर्मयोग और वेदांत फिलॉसफी किसकी बुक है? स्वामी विवेकानंद की। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो ये एक बुक है। कोलंबो कहाँ है? यूएसए में, और अल्मोड़ा कहाँ है? उत्तराखंड में। तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो विवेकानंद जो थे उनके भाषण का संग्रह है इस बुक में। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले
जो है वो गुलामगिरी का बुक जो थी उसका लेखक है गुलामगिरी। कोई पूछे गुलामगिरी का लेखक कौन है तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी का लेखक कौन है ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले जो है वो उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो 1873 में गुलामगिरी बुक लिखने वाले जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके लिए की थी तो महाराष्ट्र का जाति विरोधी आंदोलन था ये सत्य शोधक समाज। जो जाति का विरोध किया था इन्होंने, खासतौर से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए इन्होंने जाति विरोधी आंदोलन चलाया था महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ किया था तो नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से ही भारत में शुरू हुआ था। तो नारी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे ज्योतिबा फुले। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी तो दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। मौलाना हुसैन अहमद ने दारुल उलूम की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये फैक्ट हैं, ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता। दारुल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। तो हुसैन अहमद ने दारुल उलूम। आगे महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी बताया भी था। प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर। प्रार्थना समाज की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने की थी। देव समाज की स्थापना तो देव समाज मतलब देव जो प्रमुख कौन है शिव और नारायण। नारायण मतलब विष्णु भगवान को कह देते हैं। तो शिव नारायण अग्निहोत्री, शिव और नारायण पर अग्निहोत्री चढ़ाओ अग्नि चढ़ाओ तो देव समाज। तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब और तुलसी राम ने की थी। शिव दयाल साहब और तुलसी राम ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेत्स्की ने की थी। मैडम HP ब्लावेत्स्की, थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी, ये भी हम देख चुके हैं। तो तत्वबोधिनी सभा जिसका नाम आता है देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल हैं। मुकुंद राव पाटिल। तो मुकुंद राव पाटिल कौन है बहुजन समाज का संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने ही राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना एकेश्वरवाद के प्रचार के लिए की थी। इनकी समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अब एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में इसकी स्थापना की थी। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने ही गुलामगिरी बुक लिखी थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र का जाति विरोधी आंदोलन पिछड़े वर्गों का उत्थान के लिए चलाया था ज्योतिबा फुले ने। नारी शिक्षा आंदोलन प्रारंभ किया था ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। दारुल उलूम की स्थापना हुसैन अहमद ने की थी। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज महात्मा गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री ने की थी। राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल साहब और तुलसी राम। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावेत्स्की ने की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। नेक्स्ट अगले कुछ पॉइंट्स हैं, फैक्ट को याद करना है। हाल पद्धति किससे संबंधित है तो हाल पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। तो जो बंधुआ मजदूर होते थे उनसे संबंधित है हाल पद्धति। तो हाल पद्धति में कहा गया था जो बंधुआ मजदूर हैं उसको हाल के हाल जल्दी रिहा करो, ऐसा समझ लेना, ये सिर्फ ट्रिक है। 1824 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन चलाया था। तो तारकेश्वर आंदोलन 1824 में किसके लिए चलाया गया था तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बंगाल में 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। तारकेश्वर आंदोलन किसके लिए मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। उसके बाद देवबंद आंदोलन यूपी में चला था। तो देवबंद आंदोलन कब चला था 1866 में। तो 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी में चला था। यदि भगवान अस्पृश्यता सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, ये किसका कथन है तिलक ने ऐसा कहा था।
महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जो अभियान चला था महाराष्ट्र में, उसका नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। विष्णु परशुराम पंडित। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, गोपाल हरि देशमुख का नाम आता है लोक हितवादी में। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने चलाया था। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जिसे कह देते हैं। शिकागो में पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया था? तो ये बताया था 1897 में, जो सर्वधर्म सम्मेलन था शिकागो में भाग लिया था इन्होंने। सॉरी, 1893 में इन्होंने भाग लिया था। एक सेकंड, हाँ यहाँ भी दिया भी है। तो पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में 1893 में भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद की 3 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग, इनकी 3 पुस्तकें हैं। फिर 1893 में इन्होंने शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1897 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, एज ऑफ कंसेंट बिल आया था। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में आया था। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में। धार्मिक असुविधा कानून या हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास हुआ था। तो 2 कानून हैं, धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। हिंदू विधवा के लिए पुनर्विवाह का कानून 1856 में पास हुआ था। और किसके प्रयासों से पास हुआ था? तो ये आपको याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज बुक लिखी थी, तो उन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास होता है। और एज ऑफ कंसेंट बिल भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था, 1860 वाला। फिर सती प्रथा का उन्मूलन कब हुआ? 1829 में, राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से। 1843 का एक्ट आया था, एक्ट नंबर 5, जिसने गैर कानूनी किसको बनाया था? तो गुलामी या दास्ता को गैर कानूनी बनाया था। 1843 का एक्ट ने, एक्ट 5 ने गैर कानूनी किसको बनाया? गुलामी या दास्ता को। नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ था। केशव चंद्र सेन की भूमिका से पास हुआ था। तो केशव चंद्र सेन का जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था, उसी के तहत इन्होंने नेटिव मैरिज एक्ट पास किया था और खुद ही इसका उल्लंघन भी किया था। उसके बाद 1872 में सिविल मैरिज एक्ट, जिसमें बाल विवाह प्रथा पर नियंत्रण लगाने के लिए लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो एक बार यहाँ से दोबारा देख लें। हाल पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित थी। 1924 में बंगाल में तारकेश्वर आंदोलन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आया था। देवबंद आंदोलन यूपी में 1866 में आया था। देवबंद आंदोलन यूपी का 1866 में। भगवान स्पृश्यता सहन करते हैं तो भगवान नहीं मानूंगा, ये कहा था तिलक ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था। लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। शिकागो में पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया था। इनकी 3 बुक्स हैं, राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। 1875 में आर्य समाज की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इनकी बुक है सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती की जो बुक है वो सत्यार्थ प्रकाश है। उसके बाद दी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में भी पास हुआ था। धार्मिक असुविधा कानून या हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था। 1843 का एज एक्ट 5 आया था, जिसने गैर कानूनी किसको बनाया? गुलामी या दास्ता को। नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन ने 1872 में पास किया था। तो इसके तहत जो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट को ही सिविल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है। बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए इन्होंने 1872 में
नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट पास किया था। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, थोड़ा लंबा सेशन रहेगा आज का। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के जिस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया, तो 19वीं शताब्दी के जो धार्मिक जो सुधार और समाज सुधार जो आंदोलन थे उसने बुद्धिजीवी, नगर की उच्च जातियां और उदार रजवाड़ों को अपनी ओर आकर्षित किया। नगर के उदार रजवाड़े जो थे, बुद्धिजीवी जो लोग थे और नगर की उच्च जातियां जो थीं, उन्हें धार्मिक सुधार आंदोलन ने अपनी ओर आकर्षित किया। नेक्स्ट, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ये बात सही है, क्योंकि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण ही भारत का आधुनिकीकरण पॉसिबल हो पाया है। कारण क्या था? सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में कौन थे? बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो सही बात है, जैसे सती प्रथा का अंत करना, ये एक तरह से क्या है? अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या बुद्धिवाद के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये बिल्कुल अनैतिक है। तो ये सही बात है, आधुनिकता के जो आधुनिकता का आधार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और बुद्धिवाद है। तो इसी के कारण जो है भारत का आधुनिकीकरण पॉसिबल हो सका है। तो दोनों सही हैं कथन, और एक ही सही व्याख्या आर कर रहा है यहाँ। नेक्स्ट है, जिसे सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन ने जिस वर्ग को सबसे पहले अपनी ओर आकर्षित किया वो कौन सा वर्ग था? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को पश्चिमी सभ्यता ने अपनी ओर सबसे पहले प्रभावित किया, आकर्षित किया। भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय को। भारतीय जागृति का जनक राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राममोहन राय को माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। तो हमने राजा राममोहन राय के जब पढ़ रहे थे उसके बारे में, तो उसमें हमने देखा था 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वो आत्मीय सभा थी 1815 में। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राजा राममोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। नेक्स्ट, इसमें इन एसोसिएशन में से केशव चंद्र सेन से संबंधित कौन सा एसोसिएशन है? तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। तो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन ये और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन से संबंधित है। तो केशव चंद्र सेन ने किसकी स्थापना की थी? टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, यानी कि इंडियन यानी कि भारत का, रिफॉर्म मतलब सुधार, एसोसिएशन संगठन। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी, जिसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज कहते थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय ने इनमें से किसका विरोध नहीं किया था? तो पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्होंने विरोध नहीं किया था, क्योंकि इन्हें भूत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। मतलब जो अच्छी चीज़ें उसको अपनाओ, कोई बुराई नहीं है। ब्रह्म समाज के बारे में सही कथन क्या है? इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। सही बात है, ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, एकेश्वरवाद पर बल दिया था, और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए जो पुरोहित वर्ग था उसको अस्वीकार किया था कि धार्मिक ग्रंथ हैं तो उसकी व्याख्या केवल पुरोहित वर्ग नहीं करेगा और सब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद या न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। न्यू हिंदुइज्म, नव हिंदूवाद के प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में, 1893 में शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रख्यात समाज सुधारक जिसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक है ज्ञान योग, कर्मयोग, राजयोग। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। वेदों की ओर लौटो या वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसको है? स्वामी दयानंद सरस्वती को है।
वेदों की ओर चलो कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। सत्यार्थ प्रकाश बुक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती की बुक है। क्योंकि आर्य समाज किससे संबंधित है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। बॉम्बे इसका मुख्यालय था। तो आर्य समाज किससे संबंधित है? सत्यार्थ प्रकाश जो बुक है वो आर्य समाज की पुस्तक है। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन आर्य समाज के अंतर्गत चलाया था, हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए, जो कन्वर्टेड हिंदूज थे उन्हें। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, मतलब अच्छा शासन हो लेकिन स्वशासन की अलग बात होती है। तो स्वशासन का स्थापन अच्छा शासन नहीं कर सकता है। तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वशासन की बात कही थी। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना था। फिर आगे आता है तुलसीराम, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती का कालक्रम लगाना है। तो तुलसीदास सबसे पहले थे, उसके बाद राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती, लास्ट में विवेकानंद। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में आत्माराम पांडुरंग और महात्मा गोविंद रानाडे ने। महाराष्ट्र का प्रार्थना समाज की स्थापना या संचालक कौन था? महात्मा गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। पिछड़े वर्गों का उत्थान का मुख्य कार्यक्रम था सत्यशोधक समाज का, मतलब सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। और सत्यशोधक समाज का जो कार्यक्रम था वो पिछड़े वर्गों का उत्थान था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, जाति का विरोध किया था इन्होंने और पिछड़े धर्म को उठाने का प्रयास किया था। पिछड़े जो जातियाँ थी, पिछड़ी जातियों को उठाने का प्रयास किया था। तो महाराष्ट्र में जो सत्यशोधक समाज था उसका महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था। बंगाली नेता जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया। तो बंगाली नेता ऐसे भी थे जो सामाजिक जो धार्मिक सुधार चल रहे थे उनका विरोध किया था इन्होंने, और रूढ़िवादिता जो पहले का ही रूढ़िवादिता चलती आ रही है, सती प्रथा वगैरह, उसका समर्थन किसने किया था? राधाकांत देव ने किया था। राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब जो हैं वो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक हैं। तो ये पूछ लिया जाता है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो राधा स्वामी सत्संग जो है उसके संस्थापक शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र का वह सुधारक जैसे लोक हितवादी कहा जाता है तो गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो विष्णु परशुराम पंडित ने किया था विधवा पुनर्विवाह के अभियान का नेतृत्व। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो मालावारी। बहरामजी एम मालावारी पारसी समाज सुधारक थे 19वीं सदी के। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ था। अब इनके बारे में ये बातें कही गई हैं। उसका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया। जो समाज में बुराइयां उसके लिए विधान निर्माण किया जाए। बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? महात्मा गोविंद रानाडे का प्रयत्न थे ये सब। तो इसमें जानने वाली बातें ये है कि सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया था किसने? महात्मा गोविंद रानाडे ने। और राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया था। तो ये ऊपर जिसकी बात हो रही है महात्मा गोविंद रानाडे, जिसने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया था, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था।
तो इसके गठन के उत्तरदायी कारण क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में जो समाज सुधार से संबंधित जो मुद्दे थे उसको नहीं रखना चाहती थी। तो इसलिए इन मुद्दों को प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। तो इसीलिए बना था राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। महात्मा गोविंद रानडे ने इसका उद्घाटन किया था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। तो केशव चंद्र सेन की देन क्या थी? ब्रह्म समाज के नेतृत्व किया था जब केशव चंद्र सेन ने, तो इसमें नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। सही बात है। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, सर्वोदय समाज, विनोबा भावे। सर्वोदय समाज के अंतर्गत शरणार्थियों को काम करने के लिए इसमें स्थापना की गई थी सर्वोदय समाज की। 1856 में कानून पारित हुआ। कौन कौन सा? धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पास हुआ, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम जिस संदर्भ में आता है तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के से संबंधित है डी.के. कर्वे का नाम। पिछले वीडियो में हमने देखा भी था, डी.के. कर्वे का नाम आता है। महाराष्ट्र में पहली जो महिला के लिए यूनिवर्सिटी खोली गई थी तो वो डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से ही खोली गई थी। तो स्त्री शिक्षा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए डी.के. कर्वे का नाम आता है यहाँ। वह व्यक्ति जिसने विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आता है विधवा पुनर्विवाह के संघर्ष के लिए। फिर यहाँ से सही कथन छांटना है। तो 1829 में बेंटिंग ने सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया था। सही बात है ये। फिर 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पास हुआ था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तीनों कथन सत्य हैं। फिर 1843 में एक्ट 5 ने गैरकानूनी कैसे बनाया था? गुलामी या दासता को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन का ही है नेटिव मैरिज एक्ट 1872। तो पीछे हमने देखा भी था, केशव चंद्र सेन ने जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसी के अंतर्गत 1872 में एक नियम पास किया था जिसे ब्रह्म विवाह अधिनियम कह देते हैं। तो इसी का नाम है नेटिव मैरिज एक्ट। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी? 14 वर्ष निर्धारित की थी। 14 वर्ष से कम बालिका की शादी नहीं कर सकते थे। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो निर्धारित की गई थी। उसके बाद 1853 में जन्मे पश्चिमी भारत के पारसी थे ये। इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। तो इंडियन स्पेक्टेटर किसने लिखी थी? B.M. मालावारी ने। समाज सुधारक थे। एज ऑफ कंसेंट 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे मालावारी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट शारदा अधिनियम। तो शारदा एक्ट जो है वो लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु को निर्धारित करने के लिए आया था। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से, मतलब कम उम्र के बालक बालिकाओं की शादी के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट में लड़कों की और लड़कियों की जो आयु थी वो लड़कियों की तो 14 वर्ष न्यूनतम और लड़कों की 18 वर्ष होनी चाहिए शादी के लिए। तो ये शारदा अधिनियम आया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावेत्स्की ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसकी? एनी बेसेंट के कारण भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो सफल हुई। अब राजा राम मोहन राय का कौन सा है? ब्रह्म समाज। आर्य समाज है स्वामी दयानंद सरस्वती का। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद का। प्रार्थना समाज महात्मा गोविंद रानडे और आत्माराम पांडुरंग। एनी बेसेंट की है थियोसॉफिकल सोसाइटी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज से आत्माराम पांडुरंग और गोविंद रानडे दोनों हैं। उसके बाद राजा राम मोहन राय का आत्मीय सभा 1815 में। उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। तुलसी राम द्वारा राधा स्वामी सत्संग। तो राधा स्वामी सत्संग के एक और थे, यहाँ से देख लेना। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। और राधा स्वामी सत्संग के तुलसी राम भी हैं। तो ये कुछ समाज हैं। जैसे ब्रह्म समाज के स्थापना कलकत्ता में हुई थी। मानव धर्म सभा सूरत में हुई थी, क्योंकि ऐसा समझ सकते हैं मानव धर्म सूरत में चलता है, मानव धर्म सूरत। आर्य समाज मुंबई में। और नदवा उल उलमा लखनऊ। नदवा उल उलमा लखनऊ।
उसके बाद नेक्स्ट कुछ देख लेते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज में आने से पहले ही इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दी सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के जो सदस्य थे उनमें नाम आता है MC शीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। तो ये 3 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। तो बहुजन समाज मुकुंद राव पाटिल। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में भयंकर दंगे हुए थे। तो कहाँ हुए थे ये दंगे? तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु में। तो तिरुनेलवेली तमिलनाडु जगह का नाम है। तो तिरुनेलवेली में 1899 में नडारों ने मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मांगा। तो इसके लिए दंगे हुए थे 1899 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में। नेक्स्ट, भगवान स्पष्टता अगर सहन करते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, वेदांत सोसाइटी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत मतलब उपनिषदों में निहित है। हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में माना था राजा राम मोहन राय ने। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाया जाए। तो ब्रह्मवाद जो है उसको विश्व धर्म बनाने के लिए किसने कहा था? केशव चंद्र सेन ने, क्योंकि केशव चंद्र सेन ने ही ब्रह्म समाज को पूरे भारत में फैलाने और पूरे विश्व में फैलाने की बात की थी। तो ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने की बात इसने केशव चंद्र सेन ने की थी। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों की ओर लौटो, ये कहा था। रामकृष्ण परमहंस ने ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, जिसमें मानवता को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना था। तो समाज सुधारक जो संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाने जाते हैं, तो दयानंद सरस्वती देखा था आपने। दयानंद सरस्वती जो थे वो संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। राजा राम मोहन राय, इन्हें तो कई भाषाएं आती थी, तो संस्कृत भाषा भी आती थी। तो सबसे पहले जो हमने देखा था राजा राम मोहन राय, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो संस्कृत विभाग के प्रमुख भी बने थे कॉलेज में। कौन सा कॉलेज था वो? तो इन्होंने कानून की पढ़ाई की थी, फिर 21 वर्ष की आयु में बने थे ये। जो कॉलेज था फोर्ट विलियम्स, उसमें फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता में संस्कृत विभाग के प्रमुख बने थे ये। फिर दयानंद सरस्वती भी संस्कृत में प्रवीणता रखते थे। सही कथन है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, ये बात सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया था, सही बात है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में भी योगदान दिया था। और रामकृष्ण परमहंस की स्थापना रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से ही भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण परमहंस और आर्य समाज में समानता क्या थी कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, तीनों ही धार्मिक सुधार या सामाजिक सुधार के लिए बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता जरूर की थी। कथन सही कौन सा है? तो इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कौन थी? एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में ही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, सही बात है। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। दारुल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो हुसैन अहमद ने की थी। मौलाना हुसैन अहमद ने दारुल उलूम की स्थापना की थी। एक यह देवबंद आंदोलन और आता है, तो देवबंद आंदोलन के ही अंतर्गत स्थापना की गई थी दारुल उलूम की स्थापना। दारुल उलूम क्या है? एक मदरसा है। इसकी स्थापना हुसैन अहमद ने की थी। तो दारुल उलूम की स्थापना क्यों की गई थी? तो दारुल उलूम क्या है? एक मदरसा है जिसमें क्या पढ़ाया जाता था? जिसका उद्देश्य कुरान या हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था। किसका? देवबंद आंदोलन का उद्देश्य। और देवबंद आंदोलन के जो प्रवर्तक थे उसमें नाम आता है कासिम ननौतवी का और अहमद गंगोही का। तो देवबंद आंदोलन के अंतर्गत आता है कासिम ननौतवी और अहमद गंगोही। इसका उद्देश्य क्या था? कुरान या हदीस की शिक्षा का प्रचार करना था। अंग्रेजी पाश्चात्य शिक्षा का इसने विरोध किया था, यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन जो आ रहा है इंडिया में उसका विरोध किया था और कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाए इसका प्रचार प्रसार किया था। इसी के लिए दारुल उलूम एक मदरसे की स्थापना की थी हुसैन अहमद ने। और देवबंद आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो वो कासिम ननौतवी और अहमद गंगोही को माना जाता है।
नेक्स्ट एक और है अहमदिया आंदोलन, इसका प्रवर्तक गुलाम अहमद है। तो अहमदिया का गुलाम अहमद 1889 में पंजाब गुरदासपुर के कादियानी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन पंजाब गुरदासपुर के कादियानी क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था 1889 में। गुलाम अहमद इसके प्रवर्तक थे। तो गुलाम अहमद ने या अहमदिया आंदोलन ने स्वयं को कृष्ण एवं मोहम्मद साहब का पैगंबर बताया था, जिहाद का विरोध किया और शुद्ध इस्लाम धर्म स्थापित करने की बात कही थी। नेक्स्ट देवबंद आंदोलन, अभी हमने जो पढ़ा, देवबंद आंदोलन यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था, 1866 में प्रारंभ हुआ था। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके लिए था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरोध के लिए था तारकेश्वर आंदोलन बंगाल में 1924 में। हाल पद्धति बंधुआ मजदूर से संबंधित है। तो आज का सेशन दोस्तों कंप्लीट हुआ। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, यह हमारा कल का टॉपिक होगा। वीडियो को पूरी सीरीज़ को देखना, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।